कूच बिहार का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो सामने बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का, उसमें 20 कैंप हैं। मैं होके आया हूं उसमें। वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लाया जाता है, 15 से 20 दिन तक उनको हिंदी सिखाई जाती है। कल की खबर है 200 मकान रोहिंग्या मुसलमानों को बना के बंगाल सरकार ने दिए। इस देश को तोड़ने के लिए 50% से ज्यादा इस देश की आबादी लगी हुई है। तो फिर कौन सी तरीके से यह देश सुरक्षित है भाई? सेना तो बेचारी अपना काम करेगी, लेकिन सेना को तो आपने कहा नहीं कि जो घुस रहा है इलीगल उसको मार दो। इसमें 5 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो पहले ही रह रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि जो टेलीविजन पे बौद्धिक आतंकवाद छाया हुआ है, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म छाया हुआ है, वो हमारे युवा को खत्म कर रहा है। वो उसको नहीं समझ में आ रहा कि हम ये जो बात कह रहे हैं ये कितनी सच है और कितनी गलत है और ये किस एजेंडे के तहत कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि विदेशी रोहिंग्या घुसपैठिए और बांग्लादेशियों को इतनी तरजीह सरकारें क्यों देती हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि बहुसंख्यकों के आगे, सनातनियों के आगे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं कि इन घुसपैठियों को तरजीह दे करके इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है कि बहुसंख्यकों को राष्ट्रवादी दल का समर्थन करने के नाते बंगाल से भागकर कई राज्यों में विस्थापित होकर शरण लेनी पड़ी है। क्यों हो रहा है ये सब? क्या है इसके पीछे? इस सच्चाई को बयान किया है राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलशेठ जी ने। बंगाल के अंदर एक जगह है कूच बिहार, उसके पास एक जगह है, वहां कैंप लगे हुए हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब ये बात क्या देश के लोगों को, नेताओं को नहीं पता होगी, आईबी को नहीं पता होगी, ये रॉ को नहीं पता होगी जो मुझे पता है? मैं तो यही काम कर रहा हूं। वहां कोई 20 कैंप लगे हुए हैं। कूच बिहार का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो सामने बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का, उसमें 20 कैंप हैं। मैं होके आया हूं उसमें। न मुझसे सरकार ने पूछा कि तुम उधर कैसे गए और इधर कैसे आए। यह बात अलग है कि मैंने अपने 2-3 डीजीपी मित्र थे, उनको बता दिया था। उन 20 कैंप के अंदर क्या हो रहा है? वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लाया जाता है, 15 से 20 दिन तक उनको हिंदी सिखाई जाती है, बंगला भाषा सिखाई जाती है, और फिर वो तारों के नीचे से आ जाते हैं। कल की खबर है 200 मकान रोहिंग्या मुसलमानों को बना के बंगाल सरकार ने दिए हैं, जो अभी तक इल्लीगल हैं। तो आपको पाकिस्तान से, अमेरिका से खतरा नहीं है। इस देश को तोड़ने के लिए 50% से ज्यादा इस देश की आबादी लगी हुई है, उनके एजेंडे लगे हुए हैं। हम उस बात को जब तक इग्नोर करते हैं, जब तक कोई बड़ा धमाका ना हो जाए, बड़ी घटना ना हो जाए कि अच्छा ऐसा हो गया। इसी के चलते वो रोहिंग्या 300 किलोमीटर से चल के जाके जम्मू कश्मीर में बस जाते हैं, और जो वहां वो काम कर रहे हैं वो सबको पता है। उनको क्यों बसाया जा रहा है ये भी सबको पता है। तो फिर कौन सी तरीके से ये देश सुरक्षित है भाई? सेना तो बेचारी अपना काम करेगी, लेकिन सेना को तो आपने कहा नहीं कि जो घुस रहा है इलीगल उसको मार दो। उसको तो आप परमिशन नहीं देते। तो ये जो इतना बड़ा इन्फ्लक्स है, जिसमें 5 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो पहले ही रह रहे हैं दिल्ली में, सारे शहर में फैले हुए हैं, सारे काम करने वाले, छोटे छोटे मीनिल काम करने वाले वो लोग हैं। वो जब रिएक्ट करते हैं जब कोई घटना घट जाती है, और फिर आपकी मजबूरी ये होती है कि आप उनको क्या करें, कैसे रोकें। तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। फिर आप कहते हैं भाई ठीक है, अब इनको एक्सेप्ट कर लो। तो सन 47 में जो कुछ इस देश के साथ हुआ, उसके बाद से हमने क्या सीखा? हमने नहीं सीखा। ये रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? ये सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? ये ईरान, इराक क्यों नहीं जाते? ये भारत में क्यों आते हैं भाई? और तब से तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, जब इस देश का एक मक्कार और मुनाफिक, मैं जितने उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं बुरे में करता रहा हूं, वो मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है, इस देश के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रह चुका है, ईरान में राजदूत रह चुका है। ईरान में जो उसने किया वो पूरी दुनिया को पता नहीं है, और सार्वजनिक कहने की मैं उसकी जरूरत नहीं समझता हूं। वो आदमी 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति रहता है, लेकिन जिस दिन कुर्सी से उतरता है उस दिन कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। यार ये मक्कारी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है भाई, कि आप भारत के उपराष्ट्रपति के पद से एक दिन पहले उतरते हो और फिर ये स्टेटमेंट देते हो पूरी दुनिया में क्या भारत की छवि तुम बना रहे हो भाई? जब तक इस देश की सत्ता और व्यवस्था से तुमने जितना मजे लूटने थे लूटे, जितने बड़े पदों पर बैठना था बड़े बैठे, और उतरते ही तुमने भारत को गाली दे दी। तो आमिर खान से पूछो भाई कि जब शिवजी टॉयलेट में भाग रहे थे तब तो हिंदू ने इंटॉलरेंस नहीं दिखाई, तब तो तुमको नहीं पूछा। तुमने 3-3 हिंदू लड़कियों से शादी की, तब भी किसी ने नहीं कहा ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन ये क्या वजह है भाई
कि इस देश में एक छोटी सी कोई घटना घट जाती है तो आमिर खान को डर लगने लगता है। अब नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा। अभी बहुत लोग डरेंगे। और मैं तो फिर यह कहता हूं, मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूं, कि तुम्हें डर लगना भी चाहिए। इस डर न लगने के कारण यह हाल हो गया है कि हिंदू जो 5000 साल की सभ्यता में जी रहा था, जो 5000 साल के मूल्यों के साथ जी रहा था, उसको लोग कहते हैं ये कायर है। मैंने भी इस पर बड़ी रिसर्च की, ये हिंदू कायर कायर लोग क्यों कहते हैं। हमसे भी लोग कहा करते थे कि हमको अलीगढ़ में बहुत लोग गाली देते थे, हम रिएक्ट नहीं करते थे। मैं कहता हूं हिंदू कायर नहीं है, ये गलतफहमी है। जो 5-6 हजार साल की जो रिटन आपकी सिविलाइजेशन है, उससे पुरानी हो सकती है, उसने आपके डीएनए के अंदर हिंसा समाप्त कर दी है। आप दुनिया की बड़े से बड़े इस विषय के ऊपर, दुनिया की बड़े से बड़े कंट्रोवर्सी के ऊपर आप तर्क से बात करना चाहते हो, आप शास्त्रार्थ में बिलीव करते हो। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरी बात गलत होगी मैं हार जाऊंगा, आपकी बात गलत हो तो आप हार जाइए। लिहाजा उस तर्क से जीतने की शक्ति ने आपको हथियार उठाने से मना कर रखा है। हथियार कमजोर लोग उठाते हैं। लिहाजा आप हिंदू को कायर कह रहे हैं इसलिए कि वो अवॉइड करता है, वो छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको लगने लगा कि ये तो बेहतरीन मामला है कि आपने 47 में एक मुल्क मांगा, धर्म के नाम पे मांगा, धर्म के नाम पे मांगा था, कोई आबादी के नाम पे नहीं मांगा। तो भाई आप गए नहीं, वहां चले गए, आपने देश बना लिया। हमने कहा जो यहां रह गए वो रहने दो उनको, अब उनको एक नया मुल्क चाहिए। तो ये संकट आप छोटा समझ रहे हैं क्या? इस देश की नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, पॉपुलेशन की बाढ़ आई हुई है, लोग अपने मजहब का वास्ता देकर के कहते हैं ये तो अल्लाह की देन है। अब बच्चे पैदा अल्लाह की देन है, तो फिर बाकी काम आप क्या कर रहे थे? क्या आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, जो आप कश्मीर में करा, जो केरला में किया, जो कैराना में किया, जो मालदा में किया। देश के 500 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, उस पर एक रिपोर्ट हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हम कोई एनजीओ नहीं है, ना कोई सरकार की हमारी मदद है। हम तो उन 500 शहरों का पूरा क्या पॉपुलेशन 20 साल पहले था, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, उस रिकॉर्ड को जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका निष्कर्ष इतना ही है कि इस देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है। यह अंदाजा आपको जब पता चलेगा, जिस दिन कभी आपको पता चलेगा कि नागपुर में जो लक्ष्मी चौक पे राजू की दुकान थी, वो अब रहमान की दुकान हो गई है। उस दिन आपको पता चलेगा। पूरे देश में खामोशी है इस बात के लिए। लेकिन जो लोग इसको बता रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कैराना के अंदर आपकी पॉपुलेशन 10% रह गई, जो मुरादाबाद के पास है। रामपुर में आपकी क्या हैसियत है, आजमगढ़ में आपकी क्या हैसियत है। तो हम धीरे 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 एक साइलेंट वॉर है। इस दौर में कोई लड़ाई हथियारों से नहीं हो रही, कोई AK-47 नहीं इस्तेमाल करने जा रहा। इस बार लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। और आप गजब की बात देखें कि हमारे यहां IS की बात होती है, जो IS कर रही है वो पूरा देश देख रहा है, जो जैश-ए मोहम्मद कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है, जो लश्कर-ए-तोयबा कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है। लेकिन कमाल देखिए कि लश्कर-ए-तोयबा जो कर रहा है, जो IS कर रहा है, वो शर्मा नहीं रहा, वो साफ साफ कह रहा है भाई हमारा अकीदा है, कुरान में ये लिखा हुआ है, हम इसलिए कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमें अल्टीमेटली निजाम मुस्तफा लाना है, गजवाए हिंद को स्थापित करना है। गजवाए हिंद एक डॉक्यूमेंट है, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल यह है कि जो वो कर रहे हैं वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन भारत का कोई टेलीविजन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी का हो हिंदी का हो, जिसपे वो तमाम सारे लोग जो आपको इंटेलेक्चुअल की शक्ल में, मॉडरेट की शक्ल में, लिबरल की शक्ल में आते हैं और तमाम जस्टिफाई करते हैं IS के एक्ट को, कि देखिए साहब IS तो इसलिए बनी है कि मुसाद और अमेरिका ने बड़ी जाति की हुई है, और हिंदुस्तान में RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इतना मुसलमानों को सताया है, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो IS में जा रहे हैं। IS बनने के लिए कहा था मोदी ने, वो जा रहे हैं IAS में। भाई तो अब ये तो उनका संकट है ना भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टेलीविजन पे बौद्धिक आतंकवाद छाया हुआ है, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म छाया हुआ है, वो हमारे युवा को खत्म कर रहा है। वो उसको नहीं समझ में आ रहा कि हम ये जो बात कह रहे हैं ये कितनी सच है
और कितनी गलत है और ये किस एजेंडे के तहत कह रहे हैं। सनातनी साथियों, आपने देखा किस तरीके से विदेशी घुसपैठियों को हमारे देश में बाकायदे वोटर बनाकर रखा गया है और किसी एक दल विशेष को, नेता विशेष को वोट देने के कारण उन्हें सारी वह सुविधाएं दिलाई जा रही हैं जो नागरिकों के टैक्स पर दी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी समर्थ सरकारें होने के बावजूद भी कई दशकों से सिलसिला जारी है और आज भी ये जारी है। अगर आप रिकॉर्ड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोज 1300 से 1400 घुसपैठिए ऑफ द रिकॉर्ड भारत में आज भी प्रवेश कर रहे हैं। जबकि जैसा कि पुष्पेन जी कह रहे थे कि इनके जो सहधर्मी लोग हैं, मतलब इनके मजहब को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि भारत में डर लगता है, लेकिन घुसपैठ में कोई कमी नहीं आ रही। उसके लिए भारत जन्नत है इनके लिए, घुसपैठियों के लिए। ये दुबई नहीं जाते, सऊदीया नहीं जाते, ये ईरान नहीं जाते, इराक नहीं जाते, यहाँ तक इस्लाम के नाम पर बने देश पाकिस्तान भी नहीं जाते। ये जाते हैं सिर्फ भारत में, क्योंकि इनको पता है कि जीने के अवसर, खाने के अवसर और बिना कत्लो गारत के अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ वो देश है भारत। लेकिन हम इस तरीके से, हम सनातनी, जैसा कि पुष्पेन जी ने कहा कि हम आंखें मूंद कर सब देखते नहीं रह सकते। इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए। हमारी इच्छा के बगैर जो देश के बहुसंख्यक हैं, जिन्होंने आपको बहुमत दिया, सरकारों को बहुमत दिया इस बात पर, उनकी इच्छा के बगैर किसी का यहाँ रहना, प्रवास करना, सुविधाओं का उपभोग करना बिना नागरिकता के राष्ट्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपने पुष्पेन जी को सुना। आप समझते हैं कि घुसपैठियों का संकट खास तौर पर एक मजहब विशेष के साथ बहुत बड़े खतरे की ओर धीरे धीरे राष्ट्र को ढकेल रहा है, तो आप इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जागरूक होकर, संगठित होकर राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित में काम कर सकें और निर्णय ले सकें। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।